कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए SIG क्लासेस को और करें अपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड MA इकोनॉमिक्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज की क्लास में मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2016 पेपर का न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2016 पेपर। इस पेपर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल को मैं आज डिस्कस करूँगा। ओके, तो वन बाय वन क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 2016 का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास होगा 16 वाला पेपर तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लिया है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू एन इकोनॉमी। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दे रखा है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है, करेंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है। उसके बाद आपको दे रखा है गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट टू द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट कर रही है डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर को। ओके, तो वो दे रखा है आपको 50 का। इंटरेस्ट पेमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर, अच्छा गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे कर रही होगी नेशनल डेप्ट के ऊपर में, वो दे रखा है आपको 20 का। फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 10 है, फैक्टर पेमेंट मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 15 है, अज्यूमिंग द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट 0। कैलकुलेट करना है आपको प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग एंड एस्टेब्लिश द यूज ऑफ प्राइवेट सेविंग आइडेंटिटी। 5 मार्क्स में पूछा गया है, बड़ा ही सिंपल है। जैसे ही पहले पार्ट में आपको बोला कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो, तो आपको समझ जाना है कि आपको जो एक्सपेंडिचर मेथड है जीडीपी को कैलकुलेट करने का, उस वे को लेके चलना है, तभी आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल पाओगे। ओके, तो सबसे पहले मैं अपने तरीके से हम लोग इस चीज को लिखते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है। ठीक है, तो जो इस गिवन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है हमारे पास है इन्वेस्टमेंट आई विच इज नथिंग बट 60। इसके बाद आपको दे रखा है गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ना, वो दे रखा है आपको 50। ठीक है, इसके बाद जीएनपी ये दे रखा है आपको 300 का। ओके, इसके बाद आपको दे रखा है करंट अकाउंट बैलेंस, CAB लिख ले इसको, करंट अकाउंट बैलेंस, ये दे रखा है आपको -30 का। इसके बाद टैक्सेस, T फॉर टैक्स विच इज नथिंग बट 100। और इसके बाद आपको दे रखा है ट्रांसफर, ये ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से नहीं लाया गया, ये ट्रांसफर मेरे बेसिकली अपने डोमेस्टिक गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर वाले को दिया गया है। मतलब ये ट्रांसफर हमारी कंट्री का ही है और हमारी कंट्री में ही है, ना ही गवर्नमेंट किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को ट्रांसफर दे रही है, ना ही किसी फॉरेन कंट्री से हमारे देश में हमारे कंट्री में ट्रांसफर आ रहा है। ओके, तो ये बेसिकली कितना दे रखा है आपको 50 का, तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर वालों को 50 का ट्रांसफर दे रही है। इंटरेस्ट पे कर रही है गवर्नमेंट INT विच इज नथिंग बट 20। इसके बाद अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसको हम लोग नेट फैक्टर पेमेंट NFP भी बोलते हैं, ये मैं डायरेक्टली लिख लूं कि जितना आपने कमा के लाया 10, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस में नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 15, तो ये बेसिकली आपके पास -5 आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फैक्टर इनकम मेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको कैलकुलेट करके डायरेक्टली नेट फैक्टर पेमेंट लिख दिया। ओके, पहले पार्ट में बोला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालने के लिए। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने मेरी यूनिट नंबर 4 की फर्स्ट क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने क्या किया था, एक्सपेंडिचर साइड को सारे को ऐड करके, मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, बिजनेस फर्म के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा जिसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा, एंड लास्ट वन था फॉरेन सेक्टर जिसमें नेट एक्सपोर्ट आता था। इन सबको जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास आता था जीडीपी। कहने का मतलब ये है कि जब आपने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा कैलकुलेटिंग जीडीपी में, तो आप क्या करते होंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, उस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता था जिसका नाम बेसिकली प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी होता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस फर्म के द्वारा किया जाएगा और प्लस में नेट एक्सपोर्ट,
इन 4 कंपोनेंट को जोड़ते थे तो हमारे पास जीडीपी आता था। और यहाँ पे सिंस हमारे क्वेश्चन में जीएनपी गिवन है तो हम इस जीएनपी से जीडीपी निकाल सकते हैं। और जैसे ही जीएनपी से जीडीपी निकालेंगे और उस सारे फॉर्मूला को पुट करेंगे तो सबकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमारे पास प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। देखो कैसे इस चीज को करने के लिए ना, सबसे पहले मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे मैं करंट अकाउंट बैलेंस को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूँ। करंट अकाउंट बैलेंस, अगर आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से पढ़ा है तो करंट अकाउंट बैलेंस में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, करंट अकाउंट में बेसिकली हम लोग 3 कंपोनेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं। पहला नेट एक्सपोर्ट, कितना आपने बाहर वाले कंट्री से सामान खरीदा है इंपोर्ट, और कितना आपने बेचा है एक्सपोर्ट, इन दोनों का डिफरेंस आता है नेट एक्सपोर्ट। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उसमें नोट डाउन, उसमें करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग नेट करंट ट्रांसफर, और यू कैन से नेट यूनिलेटरल ट्रांसफर, कि बाहर वाले देश से कितना मेरे पास ट्रांसफर आया और हमारे कंट्री ने कितने बाहर वाले देश को ट्रांसफर दिया है। ये 2 चीजें हो गई। और थर्ड वन क्या था, थर्ड वन अगर आपके पास आपको याद हो तो नेट फैक्टर पेमेंट, मतलब आपने फॉरेन कंट्री से कितना इनकम जनरेट करके आप लाए हो और यहाँ पे फॉरेनर आके कितना इनकम जनरेट करके लेके गया है, मतलब नेट फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और नेट फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन दोनों का डिफरेंस जो था वो हम लोग बोलते थे नेट फैक्टर पेमेंट। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट का हम लोग यहाँ पे बेसिकली करंट अकाउंट में हम लोग ट्रांजेक्शन को एंटर करते थे। किस किस का, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर पेमेंट एंड नेट करंट ट्रांसफर। ओके, तो सीएबी में मैं लिख लूं एक बार, नेट एक्सपोर्ट को क्या हम लोग एक्स माइनस एम से रिप्रेजेंट करें, एक्स स्टैंड्स फॉर एक्सपोर्ट, एम स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट फैक्टर पेमेंट, और आप इसको बोल सकते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, दोनों एक ही चीज होता है, जो कि आपके क्वेश्चन में 10 माइनस में 15 इस तरीके से निकलेगा ना, कि बाहर से कितना आपने इनकम कमाया और बाहर वालों ने हमारे देश में आके कितना इनकम जनरेट करके लेके गए अपने देश को, ठीक है। और प्लस में नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, मैं NCTROW मैंने लिख दिया, आप समझ जाओ। अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन हमारे पास करंट अकाउंट जो बैलेंस है वो -30 का है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो -30 का। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बेसिकली -30 लिख रहा हूँ। x माइनस एम मतलब नेट एक्सपोर्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। 10-5, ये 10-5 क्या हो जाएगा बताओ, बेसिकली ये -5, ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली क्या था, आई थिंक सो कहाँ गया, ये नेट फैक्टर पेमेंट, ये वाला, ये टर्म को हम लोगों ने बेसिकली, ये जो 2 टर्म को मैं ब्लैक मार्कर से सर्कल कर रहा हूँ, इन दोनों को सॉल्व करके हमने निकाला था। यहाँ पे भी देखो -5 दिख रहा है। प्लस में नेट करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेट करंट ट्रांसफर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा है तो इसको अज्यूम टू बी अ जीरो। तो यहाँ से आपके पास नेट एक्सपोर्ट निकल जाएगा जो कि होगा 25 -25। तो एक चीज हम लोगों ने निकाला नेट एक्सपोर्ट जो कि है -25 विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब जैसे ही नेट एक्सपोर्ट हमने निकाला है, अब थोड़ा सा हम लोग जीडीपी निकालते हैं, क्योंकि हमें तो फाइनली जीडीपी से ही सब कुछ को ब्रेक करना है ना। जीडीपी निकालना है हमें, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है जीएनपी। जीडीपी निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है जीएनपी। ग्रॉस ग्रॉस गिवन है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट तो सेम है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। तो नेशनल से अगर मुझे डोमेस्टिक पे जाना हो, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना हो तो मुझे नेट फैक्टर पेमेंट जो आया हुआ है, मतलब बेसिकली आप इसको बोल सकते हो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस आपको करना पड़ेगा NFP। ओके, तो जीडीपी जो आपके पास आएगी वो आएगी, जीएनपी गिवन है 300 का, माइनस में एनएफपी नेट फैक्टर पेमेंट जो आपके पास है वो है -5 का, तो -5। तो यहां से आपके पास जीडीपी आ गई 305। अंडरस्टूड, तो 305 का जीडीपी आ चुका है। अभी तक जो क्वेश्चन में हम लोगों से मांगा गया है उसका हमने आंसर नहीं दिया। अभी तक जो गिवन इंफॉर्मेशन था उससे हमने पहले नेट एक्सपोर्ट निकाला, फिर जीडीपी निकाला। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या मांगा गया। चलिए, पहले पार्ट में बोला प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बताओ, ठीक है। पहले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। हमें पता है जब हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस में नेट एक्सपोर्ट। और ये कहाँ से आया था, ये मैंने यूनिट नंबर 4 में भी बताया है
और यूनिट नंबर 1 जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे भी बताया अच्छे तरीके से। जीडीपी आपको 305 दे रखा है, अभी हम लोगों ने निकाला है। ये प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है। प्लस में इन्वेस्टमेंट दे रखा है आपको 60, अभी हम लोगों ने लिखा था। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको 50, और नेट एक्सपोर्ट अभी हम लोगों ने निकाला था आई थिंक सो, यहाँ पे देख लो आप लोग, -25 का। ये है नेट एक्सपोर्ट -25 का। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हो -25। तो 305 इज इक्वल टू सी प्लस में 110 -25। तो सी इज इक्वल टू 305 माइनस में, ये बेसिकली आपके पास 85 हो जाएगा ना, 85। तो जो आपके पास कंजम्पशन आएगा वो आ जाएगा 220। तो जो पहला पार्ट था प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसका आंसर होगा 220। अगर ये सारे के सारे करोड़ में होंगे तो आप 220 करोड़ लिख दीजिएगा। बाकी देखो मैं कैलकुलेशन में कहीं पे प्लस माइनस में या कहीं पे भी मिस्टेक हो जाए तो आप प्लीज उसको रेक्टिफाई अच्छे से सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले पार्ट हो चुका है। दूसरा पार्ट में आपसे पूछा कि प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग बताओ। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करूंगा और तुरंत बना दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि पहले आपको हर चीज रिकॉल करवाऊं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ के भी नहीं देख रहे हो न्यूमेरिकल के क्लासेस को, उसको भी समझ में आए। तो आते हम लोग इसके दूसरे पार्ट में। सबसे पहले पार्ट करते हैं प्राइवेट सेविंग एंड गवर्नमेंट सेविंग, आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए। गवर्नमेंट सेविंग निकालने से पहले मुझे गवर्नमेंट का इनकम निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं गवर्नमेंट इनकम, ठीक है। गवर्नमेंट इनकम क्या होता है, जो बेसिकली मेन सोर्स इनकम क्या होता है, गवर्नमेंट टैक्सेस ना। तो टैक्स जो आया बेसिकली वो टैक्स क्या है, गवर्नमेंट के लिए इनकम है। इसमें से गवर्नमेंट कुछ ट्रांसफर देती है तो वो माइनस कर दो, इंटरेस्ट पे करती है नेशनल डेब्ट पे तो वो माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा गवर्नमेंट इनकम। तो टैक्सेस गवर्नमेंट के पास 100 का आया था। अभी हम लोगों ने मेरे क्वेश्चन में बेसिकली गिवन है कि जो टैक्स है वो 100 का है, और जो ट्रांसफर पे कर रही है गवर्नमेंट वो 50 का है, और इंटरेस्ट पे कर रही है बेसिकली 20। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज को लिखा भी था अच्छे से रेक्टिफाई करके, ट्रांसफर 50, टैक्स 100, इंटरेस्ट 20। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। टैक्स 100 आ गया, ट्रांसफर 50 है, इंटरेस्ट है 20, तो गवर्नमेंट इनकम आ गया आपके पास 30 का। अब निकालते गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट सेविंग, ठीक है। अच्छा, इसको ना इस तरीके से सी जी ऑफ बी इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। एस सब्सक्रिप्ट में जी ऑफ बी का मतलब है गवर्नमेंट सेविंग। तो ये क्या हो जाएगा, जो गवर्नमेंट का इनकम है, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, जो गवर्नमेंट का इनकम है माइनस में जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब माइनस में जी। तो गवर्नमेंट का इनकम कितना चल रहा है आपके पास, 30 रुपए का। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर अभी हमने देखा था आई थिंक 50 का था, बट फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लिया जाए। तो गवर्नमेंट का ये रहा 50 का ही था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 50 का है। तो अब इसको थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास है 50 का, तो 30 माइनस 50 इज नथिंग बट -20। तो गवर्नमेंट सेविंग जो है -20 में चल रहा है, तो कहने मतलब डेफिसिट चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट डेफिसिट है। ओके, तो ये आ गया गवर्नमेंट सेविंग। ओके, चलिए आप चाहो तो उसको बॉक्स में डालो, एक आपका आंसर ये आ गया। अब प्राइवेट सेविंग भी आपको निकालना है। तो प्राइवेट सेविंग के लिए, जैसे गवर्नमेंट सेविंग के लिए पहले गवर्नमेंट इनकम निकालना पड़ा, फिर गवर्नमेंट सेविंग निकालने के लिए हम लोग गवर्नमेंट इनकम में से उनके एक्सपेंडिचर को माइनस किए। सिमिलरली प्राइवेट सेविंग के लिए मुझे पहले प्राइवेट इनकम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्राइवेट इनकम निकाले, प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट इनकम को प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम भी कहा जाता है, डिस्पोजेबल इनकम। क्योंकि ये टैक्स को बेसिकली प्राइवेट इनकम जो निकलता है ना, उसमें गवर्नमेंट का इनकम माइनस होकर निकलता है, और गवर्नमेंट का इनकम टैक्स है। तो प्राइवेट सेक्टर टैक्स पे कर चुके होते हैं, तो टैक्स पे करने के बाद जो बचा इनकम वो डिस्पोजेबल ही तो कहलाएगा ना, दैट्स वाई। तो प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इकोनॉमी की टोटल इनकम है, इसमें से आपने गवर्नमेंट के जो इनकम है टैक्स उसको आपने माइनस कर दिया, तो अब जो बचा इनकम है वो किसका है, प्राइवेट का है ना, प्राइवेट सेक्टर का इनकम है। अब इसमें ना गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट सेक्टर को कुछ ना कुछ ट्रांसफर मिल रहा होता है। अगर प्राइवेट सेक्टर से मतलब हाउस होल्ड से गवर्नमेंट ने कुछ बोरो किया है तो उसके बदले उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होता है, ठीक है। और
इस टैक्स को थोड़ा सा और मैं आगे लिखता हूं क्योंकि एक टर्म और आएगा। उसके बाद नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रोड भी आ रहा था, मतलब कुछ इनकम जो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बाहर जाके अर्न करके आ रहे हैं, और कुछ वो इनकम जो बाहर वाले डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे कंट्री में आके अर्न करके ले जा रहे हैं। तो इनका सिंप्लीफिकेशन, इनका नेट चेंजेस, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर पेमेंट, और यू कैन से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लास 12th में आपने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड के नाम से पढ़ा था, और आप सेमेस्टर 2 में आप इसको नेट फैक्टर पेमेंट बोलते हो। तो ये NFP, तो ये बेसिकली प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम हो गया। समझ में आया? आपने क्या किया, पहले टोटल इनकम में से, मैं थोड़ा सा आपको बता, टोटल इनकम में से गवर्नमेंट का इनकम टैक्स को माइनस कर दिया। अब बचा क्या, तो प्राइवेट सेक्टर का इनकम। इसमें प्राइवेट सेक्टर के इनकम में कुछ न कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर मिल रहा होगा, कुछ न कुछ इंटरेस्ट मिल रहा होगा, कुछ न कुछ बाहर जो बेसिकली नेट फैक्टर पेमेंट भी आ रहा होगा। तो ये बेसिकली प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम होता है। अब देखिए क्या सब है, ये जो वाई है ये बेसिकली जीडीपी होता है, जो कि हमने निकाला है 305, प्लस में ट्रांसफर कितना था, ट्रांसफर था 50, प्लस में इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 20, प्लस में एनएफपी कितना निकाला था हम लोगों ने, नेट फैक्टर पेमेंट आई थिंक -5 निकाला था, और गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, 100 का है। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो बेसिकली 300, 50 20 70, तो 75, अच्छा 370 माइनस में 100, ये आपके पास 270 आ जाएगा। तो 270 प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम है। हमें निकालना है प्राइवेट सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग जो होता है, प्राइवेट प्राइवेट सेविंग निकालना है ना, तो प्राइवेट सेविंग होता है आपके पास प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम माइनस में कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइवेट डिस्पोजल इनकम 270 था, कंजम्पशन हम लोगों ने 220 पहले पार्ट में निकाला, तो बैलेंस जो बचा वो 50, तो 50 का प्राइवेट सेविंग है। अब अगर नेशनल सेविंग पूछता है इसी क्वेश्चन में, तो नेशनल सेविंग क्या होता है, प्राइवेट सेविंग प्लस में गवर्नमेंट सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग 50, गवर्नमेंट सेविंग -20, इन दोनों को ऐड करते तो 30 आता, तो नेशनल सेविंग 30 होता। ओके, तो एक बार सब जो हम लोगों ने पुट किया है एनएफपी में चेक कर लूँ -5 है या नहीं, क्योंकि हाँ ठीक है -5 है। तो आपका बेसिकली ये दूसरे पार्ट का भी आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग रिमेंबर रखोगे ये फॉर्मूला, ठीक है। बेसिकली मैं एक बार सर्कल में बंद कर देता हूँ बॉक्स में। गवर्नमेंट इनकम निकालने के लिए ये टैक्स प्लस में ट्रांसफर माइनस में इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट सेविंग निकालने के लिए गवर्नमेंट के इनकम में से गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर माइनस करना है, ठीक है। और प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ओके, इनकम प्लस में ट्रांसफर प्लस में इंटरेस्ट रेट प्लस में एनएफपी माइनस में टैक्सेस। और प्राइवेट सेविंग निकालने के लिए मुझे प्राइवेट डिस्पोजेबल इनकम में से कंजम्पशन को माइनस करना पड़ता है। तो अब आई थिंक सो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके तीसरे पार्ट में क्या बोला गया, इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बेसिकली बोला आपको इस्टेब्लिश द यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग आइडेंटिटी। जो प्राइवेट सेविंग है उसका यूजेस क्या है, उसकी आइडेंटिटी बताओ। ये आपके बुक में गिवन है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, ध्यान से सुनो। जो भी आपके पास प्राइवेट सेविंग है, जो भी आपके पास प्राइवेट सेविंग है, आप उसका क्या करोगे। तो जो भी एक नॉर्मली मेरे पास कुछ सेविंग है, तो मैं इसका क्या करूंगा, या तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, फर्दर इन्वेस्टमेंट करूंगा, या तो गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को ठीक करने के लिए मुझसे बोरो करेगी, तो मैं गवर्नमेंट को लेंड करूंगा, बेसिकली पैसा दूंगा। तो प्लस में गवर्नमेंट डेफिसिट को ठीक करने के लिए यूज किया जाएगा मेरे पैसे को, रुपए को, मतलब मेरे सेविंग को। प्लस में अब इसके बाद भी कुछ पैसे बच गया, तो मैं फॉरेन से या तो कोई एसेट्स खरीदूंगा, या फॉरेन को मतलब फॉरेनर में या तो बेसिकली मैं लोन प्रोवाइड करूंगा। बेसिकली मैं क्या करूंगा, अपने पैसे को फॉरेन में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये बेसिकली CA करंट अकाउंट वाला सिस्टम आता है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये जो है ना, ये बेसिकली इस चीज का नाम है यूजेज ऑफ प्राइवेट सेविंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी,
टीटी। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है ना तो आपको प्राइवेट सेविंग को इक्वल बताना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के, गवर्नमेंट डेफिसिट के एंड करंट अकाउंट बैलेंस के। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं, प्राइवेट सेविंग का जो फॉर्मूला होता है आई प्लस में गवर्नमेंट डेफिसिट को हम लोग ऐसे लिखते हैं माइनस एस ऑफ जी ऑफ वी। सिंस गवर्नमेंट डेफिसिट है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव टर्म में होगा, तो ये बाहर वाला नेगेटिव जो मैंने लिखा है, ये बाहर वाला उसी नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव करने के लिए लिखा है, और प्लस में सी ए। अब इसको हम लोग इक्वल देखते हैं कि ये आइडेंटिटी सेम आ भी रहा है या नहीं आ रहा। प्राइवेट से भी हम लोगों ने 50 निकाला था, इन्वेस्टमेंट हमारे क्वेश्चन में 60 गिवन था, गवर्नमेंट का डेफिसिट 20 का आ रहा था, बेसिकली -20 था, तब तो गवर्नमेंट डेफिसिट बोल रहे थे ना। अभी हम लोग निकाला ये -20, तो -20 गवर्नमेंट का सेविंग आ गया। अब बाहर में एक माइनस लगा है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना, बाहर ये जो माइनस लगा हुआ है तो प्लस आ गया। डेफिनेटली सी बात है यार, अगर मैं गवर्नमेंट डेफिसिट की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का सेविंग होगा वो नेगेटिव टर्म में होगा, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर माइनस लगता है। और प्लस में करंट अकाउंट बैलेंस जो कि -30 हमारे क्वेश्चन में गिवन था। इसको सॉल्व करो तो 80 - 30 आ जाएगा विच इज नथिंग बट 50। तो 50/50, 50 इक्वल टू 50, बेसिकली ये आइडेंटिटी देखो इक्वल आ चुका है। तो ये है प्राइवेट सेविंग आइडेंटिटी। तो आपको रिमेंबर रखना है आई प्लस में गवर्नमेंट डेफिसिट प्लस में करंट अकाउंट बैलेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए जो था वो बेसिकली कंप्लीट हो चुका है। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। ओके, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का या नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए ठीक, ये आ गया क्वेश्चन आपके पास दूसरा। ओके ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बोला है, पहले पार्ट में बोला कि अ पर्सन फ्रॉम कंट्री ए ट्रेवल टू कंट्री बी। मान लो मैं वो पर्सन हूँ, मैं कंट्री ए में रहता हूँ और कंट्री बी में जा रहा हूँ घूमने के लिए, कुछ भी करने के लिए, एंड बाय 100, 100 रुपए, मैं डॉलर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं नंबर लेके चलता हूँ, तो 100 रुपए का उन्होंने हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदा है फ्रॉम अ कंपनी। किसी कंपनी से 100 रुपए का उन्होंने एक हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदा। मतलब मैं मान लो कि ये जो ए है ना, ए टेंड्स फॉर इंडिया, समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ, आपको पेपर में ए टेंड्स फॉर इंडिया नहीं करना, पेपर में ए एंड बी ही लेना है। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ए टेंड्स फॉर इंडिया एंड बी टेंड्स फॉर यूएसए। तो मैं यूएसए गया, वहां से मैं 100 रुपए का एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीद के लाया। द कंपनी, थोड़ा सा जो मैंने क्वेश्चन लिया है, जो जहां से भी मैंने लिया था वहां पे अच्छे से लिखा हुआ नहीं है, बट फिर भी समझने मतलब समझ तो आ ही रहा है कि क्या करना है बेसिकली। तो द बेसिकली यहाँ पे आई थिंक द ही लिखा हो, द कंपनी देन डिपोजिट द 100 चेक इट रिसीव इन द अकाउंट विथ इट बैंक इन अ कंट्री ए। ओके, हाउ वुड दिस ट्रांजेक्शन शो अप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ अ कंट्री। बैलेंस बेसिकली इंडिया कंट्री जो है इसके बैलेंस ऑफ जो पेमेंट बनेगा, जो करंट अकाउंट बनेगा एंड कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट बनेगा, तो यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं किसी दूसरे देश में जा रहा हूँ, वहां से एक सामान खरीद के ला रहा हूँ, तो बेसिकली ये क्या है, इम्पोर्ट है, और इम्पोर्ट इज एंटर इन करेंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, सबसे पहली बात तो समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिस, आंसर है बेसिकली इसका। ठीक है, सबसे पहले बात, दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट। ठीक है, दिस वुड बी द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट ऑफ कंट्री ए। पहले पार्ट तो ये। अब जब मैं सामान लेके आ रहा हूं 100 रुपए का, तो मैं उसको 100 रुपए दे रहा हूं, तो 100 रुपए मैं दे रहा हूं, तो मेरे कंट्री से, कंट्री ए के परस्पेक्टिव से देखना है, क्योंकि कंट्री ए के लिए ही मांगा है। तो मेरे कंट्री से जो कैश है उसका आउटफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ है ना, तो मेरे से कैश गया है। तो जब भी कैश जाता है तो इसको हम लोग डेबिट साइड में माइनस के साथ लिखते हैं। तो कहने का मतलब दिस वुड बी एंटर इन डेबिट साइड
ऑफ करंट अकाउंट ऑफ कंट्री ए विथ -100 डॉलर लगा देना। बेसिकली क्वेश्चन में डॉलर दे रखा है तो चलो -100 डॉलर। समझ में आ रहा है? देखो इंग्लिश ग्रामर मेरा मे भी दिक्कत हो सकता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ, समझ लो। बेसिकली इंपोर्ट है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इंपोर्ट है तो इंपोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हो, नेट फैक्टर बेसिकली इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड हो, इनकम पेड टू अब्रोड हो, या नेट करंट ट्रांसफर हो, इन सभी चीजों का, इन सभी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड हम लोग करंट अकाउंट में करते हैं। तो ये पढ़ के मुझे पता चल गया कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो कहने का मतलब ये करंट अकाउंट में आएगा। दूसरी बात, जब भी किसी भी एक्टिविटी से मेरे कंट्री से कैश फ्लो बेसिकली कैश आउटफ्लो हो रहा हो, कैश जा रहा हो, पैसा जा रहा हो, तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोग अपने कंट्री के करंट अकाउंट बैलेंस में डेबिट साइड में माइनस के साथ लिखते हैं। और जब भी किसी एक्टिविटी के द्वारा हमारी कंट्री में पैसा आ रहा हो तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में प्लस के साथ लिखते हैं। तो सिंस ये ट्रांजैक्शन में इस इंपोर्ट में पैसा जा रहा था तो हमने इसको डेबिट साइड में हमें माइनस के साथ 100 लिखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? वहीं अगर इस क्वेश्चन में लिखता कि कोई बी ना, कोई मान लो दूसरे कंट्री बी कंट्री का, कोई बी कंट्री है, वो मेरे कंट्री से आके कोई सामान खरीद के लेके गया और 1000 रुपए दे के गया, तो अब हम लोग लिखते ये हमारे कंट्री के करंट अकाउंट बैलेंस में क्रेडिट साइड में +100 आके लिखवाता। तो पैसा देखो, सिंपल सी बात है, अगर रुपया आ रहा है किसी भी एक्टिविटी किसी भी ट्रांजेक्शन को करके या किसी भी एक्टिविटी को करके, अगर पैसा बाहर से आ रहा है तो हम इसको क्रेडिट साइड में प्लस साइन के साथ लिखेंगे, और पैसा अगर जा रहा है तो डेबिट साइड में माइनस के साथ में लिखेंगे। ओके, इतनी बात समझ में आ गई? तो पहले पार्ट का आंसर ये था। चलिए अब आते हैं दूसरे पार्ट में। क्या पूछा गया? दूसरे पार्ट में पूछा गया कि नॉमिनल जीडीपी इन अ कंट्री इतना दे रखा है 2012 का, उसके बाद 7650 दे रखा है 2013 का, जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा है आपको, व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 2020 से 13 एंड व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, दो क्वेश्चन मांगा है 5 मार्क्स का। आई होप मान लो ये पहला वाला क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स में हो, तो ये टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी था। तो मैं इसको थोड़ा सा करता हूँ, बेसिकली इधर करते हैं। चलो पहले लिखते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इंफॉर्मेशन गिवन है इसके दूसरे पार्ट में आंसर में कि आपका 2012 में जो एन टेंड्स फॉर नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एनजीडीपी, जो नॉमिनल जीडीपी था वो था 6890, एंड 2013 में जो नॉमिनल जीडीपी था, ठीक है, वो था आई थिंक सो 7650। ओके 7650। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटेड ये था 2012 में, 2012 में 102.4, 102.4, एंड जीडीपी डिफ्लेटर ये 2013 में था 105.6, 105.6। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्ड में मैं ईयर भी डाल देता हूँ 2012 एंड 2013। तो आपको बस इतना इंफॉर्मेशन दे रखा था, नॉमिनल जीडीपी 2012 का, नॉमिनल जीडीपी 2013 का ये दे रखा था, फिर जीडीपी डिफ्लेटर दे रखा था। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा, पहले पार्ट में पूछा कि व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट फ्रॉम 2012 से 13। इन्फ्लेशन रेट क्या होगा 2012 से 13 के बीच में। तो देखो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपको रिमेंबर रखना है हमेशा, ठीक है। ए पार्ट में रेट ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इसका फॉर्मूला होता है बेसिकली आपको करंट ईयर, करंट, ऐसे इस तरीके से लिखो, चलो जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ, इस चीज को मैं नीचे लिखूं क्योंकि ना ये हाँ,
दोबारा से मैं रिमूव करके लिख रहा हूँ क्योंकि ये पूरा नहीं आएगा फॉर्मूला, दैट्स वाई। तो थोड़ा सा और आगे करके लिख रहे हैं, ठीक है। ए पार्ट में था, तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ करंट ईयर, ऑफ करंट ईयर माइनस में, माइनस में जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छा पी आर में लिख दूं तो चलेगा, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ यार, ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हॉल अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आया? फॉर्मूला क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का? जीडीपी डिफ्लेटेड ऑफ करंट ईयर माइनस में जीडीपी डिफ्लेटेड ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटेड ऑफ प्रीवियस ईयर, और साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो परसेंटेज फॉर्म निकालने के लिए। तो जीडीपी डिफ्लेटेड ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर मेरा 2013 है ना, वो दे रखा है 105.6। जीडीपी डिफ्लेटेड प्रीवियस ईयर क्या है? 102.4 था, आई थिंक सो 102.4 है। हॉल अपॉन में क्या लिखेंगे? 102.4 और इनटू में चलेगा 100। इसको सॉल्व कर ले तो मेरे पास कैलकुलेटर गिवन है, आप भी कर सकते हैं सॉल्व। 105.6 माइनस में 102.4 होल डिवाइडेड बाय 102.4 और इनटू में अगर मैं 100 करता हूं तो ये बेसिकली 3.125 आ रहा है। तो 3.125 ये बेसिकली इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालना है। मान लो जीडीपी डिफ्लेटर नहीं दिया रहता तो हमें पहले जीडीपी डिफ्लेटर निकालना पड़ेगा। पहले जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकालेंगे? पहले रियल जीडीपी निकालते, फिर नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100, ये जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है। इसके बाद फिर ये फॉर्मूला पुट करके हम लोग इन्फ्लेशन रेट निकालते हैं। अंडरस्टूड? तो पहला पार्ट हो चुका है आपका, ठीक है। दूसरे पार्ट में देखते क्या बोला आपको। दूसरे पार्ट में बोला कि व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी फ्रॉम 2012 से 2030। रियल जीडीपी में क्या ग्रोथ रेट आया है 2012 से 2013 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे रियल जीडीपी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपको इसके लिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है बेसिकली आपको एंडिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी। आर जीडीपी का मतलब रियल लिखा, आर मतलब आर टेंस फॉर रियल, माइनस में बिगिनिंग, बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी ऑल अपॉन में बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको 2 साल के पीछे पूछ दे, हो सकता है कि मान लो एक 2001 का रियल जीडीपी गिवन दे दे और एक 2022 का दे दे रियल जीडीपी, और इसके बीच का आपको बोले कि अब तक में कितना ग्रोथ आया है रियल जीडीपी में। तो आपको इस फॉर्मूला का एंडिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी, एंडिंग मतलब जो करंट, जो बेसिकली जिस जो लास्ट है, तो लास्ट ईयर ऑफ रियल जीडीपी माइनस में बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी जो शुरुआत से आपको देखना है, मतलब जिसके बीच में, अपॉन में बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी इनटू में 100। तो यहाँ पे पहले मुझे 2012 का रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा जो कि बिगिनिंग ईयर बनेगा, और फिर 2013 का रियल जीडीपी निकालना पड़ेगा जो कि एंडिंग ईयर बनेगा। तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं थोड़ा सा 2012 के लिए। अच्छा इसको कहीं और निकाले, इस तरफ निकालते हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी गिवन है हम लोगों के पास। चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 2012 के लिए। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है? जीडीपी डिफ्लेटर, इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी
अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। जीडीपी डिफ्लेटेड 2012 के लिए दे रखा है हमें, क्या दे रखा है 102.4 गिवन है। नॉमिनल जीडीपी 2012 का गिवन है 6890। रियल जीडीपी हमें निकालना है, ठीक है, इनटू में चल रहा है 100। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6890 होल अपन में 102.4 इनटू में 100। तो निकाल ले, तो 6890 डिवाइडेड बाय 102.4 इनटू में 100, तो जो आएगा 6728.51, 6728.51। तो ये रियल जीडीपी आ गया 2012 के लिए। मैं चाहूंगा 2013 का 2013 का आप खुद अपने तरीके से निकालो, मतलब अपने से निकालो, उसके बाद फिर वीडियो देखना, तब तो सीख पाओगे ना। पेपर में तो आपको खुद ही करना है, पेपर में मैं तो बिल्कुल नहीं, मैं थोड़ी आऊंगा पेपर लिखने बेसिकली आपका। तो 2013 के लिए जो रियल जीडीपी का जो फॉर्मूला होगा, नॉमिनल जीडीपी लिखेंगे 2013 का, जो कि होगा 7650, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 7650 होल अपॉन में जीडीपी डिफ्लेटर 2013 का, जो कि 105.6 और इनटू में चलेगा क्या, इनटू में चलेगा 100। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कर ले 7650 डिवाइडेड बाई 105.6 इनटू में 100, तो ये आ रहा है 7244.31, 7244.31। तो हमारे पास दोनों ही ईयर के जीडीपी रियल आ गए। तो यहाँ पे बेसिकली जो एंडिंग रियल जीडीपी होगा, मतलब 2000 एंडिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी का मतलब 2013 जो लास्ट बेसिकली मुझे दे रखा है। तो 2013 का रियल जीडीपी हमने निकाला था अभी 7244.31, 2 डेसिमल तक लेके चलते हैं। बिगनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी क्या निकाला था, ये 2012 का 6728.51, 6728.51 और होल अपॉन में 6728.51 इनटू में 100। इसको सॉल्व कर ले, थोड़ा आप लोग भी कीजिए साथ में। तो बेसिकली 7244.31 से माइनस कर देते हैं 6728.51, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6728.51 इनटू में 100, तो 7.66% ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी है 2012 से लेके 2013 तक का ये ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीडीपी है। तो आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन को आप बना लोगे। तो ध्यान से रखना, अगर आपसे पूछे इन्फ्लेशन रेट पूछे क्या होगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर ऑफ जीडीपी डिप्लेटर माइनस में प्रीवियस ईयर ऑफ जीडीपी डिप्लेटर होल अपॉन में प्रीवियस ईयर ऑफ जीडीपी डिप्लेटर इनटू में 100, जो फॉर्मूला लिखवाया बस वही। सिमिलरली रेट ग्रोथ रेट पूछे तो ग्रोथ रेट के लिए एंडिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी माइनस में बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी अपॉन में बिगिनिंग ईयर ऑफ रियल जीडीपी इनटू में 100। सिमिलरली सेम फॉर्मूला आप सीपीआई के कंटेक्स्ट में, बेसिकली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंटेक्स्ट में भी लगा सकते हो। ओके, चलिए, तो यहां से आपके पास ये जो बेसिकली 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, मतलब ये दोनों ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारे पास गिवन। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक, चलो, बहुत कुछ बोल रखा है इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या सब है। ओके, पहले पार्ट में देखते हैं क्या बोला। बोला कि अज्यूम दैट द डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस इज दिस, ये डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस है। तो मैं लिख भी रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन में जो गिवन है रियल मनी बैलेंसेस का जो डिमांड दे रखा है एम अपॉन में पी, वो दे रखा है आपको वाई, और साथ में दे रखा है 0.6 माइनस में, फिर से ब्रैकेट ओपन है, अच्छा इसको आप करली ब्रैकेट बना सकते हो, जो कि है आर प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, ओके दिस, ये बेसिकली आपके पास गिवन है रियल डिमांड फॉर रियल मनी बैलेंसेस, ठीक है। इसके बाद आपको इनकम गिवन है कि 1000 इनकम है आपका,
अच्छा, रियल इंटरेस्ट रेट आर की वैल्यू गिवन है जो कि है 5%, तो आप 0.05 डायरेक्ट लिख लो। इसके बाद एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, ओके, तो इन्फ्लेशन, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन भी गिवन है जो कि है 5%, तो इसको भी 0.05 लिख लो। आपको बोला कैलकुलेट द सिग्नोरेज इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी 7% है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नॉमिनल मनी क्या होता है? चेंज इन एम अपॉन में एम, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन में ओल्ड। तो कहने का मतलब चेंज इन एम अपॉन में एम की वैल्यू दे रखी है आपको 7%, जिसको आप 0.07 लिख सकते हो। आपको बोला सिग्नोरेज फाइंड आउट करने के लिए, कितना सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा है। सिग्नोरेज, तो SEIGNORAGE, सिग्नोरेज जो होता है बेसिकली क्या होता है? चेंज इन एम अपॉन में एम इंटू में एम अपॉन में पी, ये फॉर्मूला होता है सिग्नोरेज का, सबने पढ़ा है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं, चेंज इन एम अपॉन में एम दे रखा है 0.07, इसको अलग कर लो। इसके बाद बाकी को अलग कर ले, इनकम दे रखा है आपको 1000, मतलब ये एम अपॉन में पी लिख रहे हैं यहाँ से, इनकम 1000 दे रखा है। इसके बाद 0.6 माइनस में रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 0.05, प्लस में एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन दे रखा है 0.05। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, तो 0.07 इंटू में 1000 और अंदर 0.6 माइनस में 0.1 आ जाएगा, मतलब 0.10। चलिए, और थोड़ा सा इसको सॉल्व अगर किया जाए तो अच्छा, क्या मैं इसको हटा के नीचे 100 लिख दूं? ये जीरो और ये डबल जीरो कट जाएगा, तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा 70, और यहाँ से बेसिकली आ जाएगा 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 इंटू में 5 अपॉन में 10, तो 5 टू जा 10, 2 से आ जाएगा 35, तो 35 इज योर सिग्नोरेज। ये सिंपल इसका आंसर होगा। ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बस आपको याद होना चाहिए। 4 मार्क्स आपको फ्री के मिले हैं। आगे आते हैं, चलिए, नहीं थ्री, ये 3 मार्क्स का था। ओके, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। नीचे आते हैं, नीचे 7 मार्क्स में कुछ क्वेश्चंस पूछा है आपसे, तो ठीक है। आपको रिजर्व गिवन दे रखा है, डिपॉजिट गिवन दे रखा है, करेंसी गिवन दे रखा है। बोला साइज ऑफ मॉनेटरी बेस बताओ, मनी मल्टीप्लायर बताओ, उसके बाद गिवन द अबव वैल्यू फिल इन द एसेट एंड लायबिलिटी। ओके, ये बोलो, अच्छा ये बोलो, ठीक है। मैं ना इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपका बेसिक, मतलब थोड़ा सा कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो क्या है वो चीजें, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। यहां से ध्यान से देखिएगा, ओके। चलो, सबसे पहले जो आप, अगर आपने मुझसे पढ़ा है तो वहां पे जो मैंने मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बताया था, बेसिकली पहले मनी सप्लाई लिख रहा हूँ। मनी सप्लाई का जो फॉर्मूला बताया था, आपको बताया था एच, एच स्टैंड्स फॉर हाई पावर्ड मनी, और मॉनेटरी बेस भी बोल सकते हैं इसको, इनटू में 1 अपॉन में 1, एक सेकंड, 1 अपॉन में स्मॉल सी प्लस क्यू इंटू में 1 माइनस सी। वैसे भी ये क्यू नहीं है, ये थीटा है। ओके, तो ये बेसिकली आपको मनी सप्लाई का मैंने फॉर्मूला बताया था। याद आया? याद नहीं आया तो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने बताया था, जिसमें मैंने आपको बोला था ये जो बेसिकली टर्म है, दिस इज नथिंग बट मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर। ओके, और ये जो एच है, दिस इज नथिंग बट, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो? मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस। और इसका एक और नाम क्या होता है? हाई पावर्ड मनी, और सेंट्रल बैंक मनी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एच का मतलब ये, और एम एस का मतलब है मनी सप्लाई। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये एक अच्छा, मनी मल्टीप्लायर अगर आपको बस निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप आराम से, जो मैंने रेड मार्कर सर्कल किया, 1 अपॉन में सी प्लस में क्यू इंटू में 1 माइनस सी। अच्छा, यहाँ पे जो ये सी है, बेसिकली ये जो सी है, इस सी का क्या मतलब है? सी का बेसिकली मतलब है कि जितना भी मनी है, जो मनी सप्लाई है, उसके कितना हिस्सा एज ए करेंसी के फॉर्म में लोग अपने पास रख रहे हैं, बेसिकली फ्रैक्शन। अगर मान लो 1000 मनी सप्लाई है और लोग 400
400 रुपए अपने पास रख रहे हैं एज ए करेंसी के फॉर्म में, तो 40% जो होगा वो सी होगा। ये स्मॉल सी एमपीसी नहीं है, ये स्मॉल सी फ्रैक्शन है कि टोटल मनी सप्लाई का लोग कितना परसेंट करेंसी के फॉर्म में अपने पास रख रहे हैं, कितना फ्रैक्शन बेसिकली। ओके, ये सी का मतलब ये है, स्मॉल सी है बेसिकली। और ये जो क्यू है, ये क्यू इज नथिंग बट रिजर्व रेशियो। रिजर्व मतलब कि अब जो बचा अमाउंट लोग जो बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो आप कमर्शियल बैंक को कितना रिजर्व रखना है अपने पास, दैट इज वो, इसको बेसिकली ये क्यू आप इसको बोल लो या फिर थीटा भी बोल लो। अंडरस्टूड। ये फॉर्मूला भी आप क्वेश्चन के साथ डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट और मैं आपको समझाता हूं, जिससे कि बहुत ही आसान हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को करने का। ये फॉर्मूला भी आपको लगाना, ये भी आसान करेगा। ये फॉर्मूला समझाने का बेसिकली मतलब था, बेसिकली पढ़ाने का, कि समटाइम्स पेपर में आपको कि लोग कितना करेंसी अपने पास रख रहे हैं उसका परसेंटेज अलग दे देगा, कितना डिपॉजिट रख रहा है बैंक में उसका अलग दे देगा, उसके बाद रिजर्व रेशियो अलग दे देगा, फिर जाके आपसे पूछेगा कि मनी मल्टीप्लायर बताओ या मनी सप्लाई बताओ। तो ऑन दैट टाइम आप ये आराम से लगा सकते हो, तो डायरेक्टली आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा चीज देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी मॉनेटरी बेस का, ठीक है, जिसको आप लोग एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं लिख देता हूं, या तो आप इसको एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो और या तो आप इसको बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे आपकी मर्जी। बुक में एच एंड बी दोनों यूज किया गया। इसी को हाई पावर्ड मनी भी बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे याद करो, मैंने बताया था करेंसी डिपॉजिट प्लस में रिजर्व होता है मॉनेटरी बेस। सही पकड़ा। तो मॉनेटरी बेस का फॉर्मूला होता है जो भी करेंसी है प्लस में जो भी रिजर्व है, RESERVE। तो मॉनेटरी बेस इज इक्वल टू करेंसी प्लस में रिजर्व। आप करेंसी को C प्लस में रिजर्व को R लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है यहाँ पे वो है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई ये होता है करेंसी, करेंसी प्लस में डिपॉजिट, प्लस में डिपॉजिट जो कि होता है C प्लस में D। ओके, C प्लस में D आप लिख सकते हो। करेंसी डिपॉजिट और करेंसी प्लस में डिपॉजिट इज नथिंग बट मनी सप्लाई, और करेंसी प्लस में रिजर्व इज नथिंग बट मॉनेटरी बेस। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। एक टर्म होता है, अगर मैं यहीं पे लिखूं आपको, एक टर्म होता है कि करेंसी डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो कि कितना आपने, मतलब कितना आपने डिपॉजिट किया, मतलब जो भी मॉनेटरी बेस है उसका कितना आपने करेंसी अपने पास रखा है और कितना अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है। इन दोनों के रेशियो को ही हम लोग करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोलते हैं, विच इज नथिंग बट सी अपॉन में डी। सी अपॉन में डी, करेंसी जितना आपने अपने पास रखा है अपॉन में डिपॉजिट जितना आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, यह है करेंसी डिपॉजिट रेशियो, RETIO। ठीक है। और एक टर्म आपके पास होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो मतलब डिपॉजिट का कितना रिजर्व आपको रखना है, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो होता है R अपॉन में D, R अपॉन में D। अच्छा, ये जो करेंसी डिपॉजिट रेशियो है इसको हम लोग, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको और आगे लिखूं क्योंकि कुछ चीजें मैं और आपको समझा देता हूं। अभी मैंने लिखा है आपके लिए, ये होता है C अपॉन में D और ये होता है R अपॉन में D। करेंसी डिपॉजिट रेशियो को हम लोग C, स्मॉल c और स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को हम लोग डबल आर, स्मॉल दो डबल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये करेंसी डिपॉजिट रेशियो हो गया और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो हो गया। फॉर्मूला याद रहेगा C/D R/D। मॉनेटरी बेस निकालना है तो करेंसी प्लस रिजर्व, मनी सप्लाई निकालना है तो करेंसी प्लस डिपॉजिट। आइए, अब इसके बाद फॉर्मूला आता है दोबारा मनी मल्टीप्लायर का। इसमें मनी मल्टीप्लायर, यहां पे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होल अपॉन में मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस। मनी सप्लाई भी मैंने बताया था करेंसी प्लस में डिपॉजिट, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर।
mm, और मॉनिटरी बेस बताया था करेंसी प्लस में रिजर्व। अगर मैं ऊपर नीचे डिपॉजिट से डिवाइड कर दूं, बोथ ऊपर नीचे बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये बेसिकली सी बाई डी, ये बेसिकली डी बाई डी, होल अपॉन में सी बाई डी, आर अपॉन में डी। सी बाई डी इज नथिंग बट, अभी हमने देखा था करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जिसको हम लोग सी आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी बाई डी इज 1 और होल अपॉन में सी बाई डी करेंसी डिपॉजिट रेशियो सी आर से रिप्रेजेंट करो, और आर बाई डी रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जिसको हम लोग आर आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी बेसिकली मनी मल्टीप्लायर होता है। अंडरस्टूड। तो एक फॉर्मूला मनी 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 बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का ये भी हो गया। अच्छा, यहां से अगर मनी सप्लाई मुझे निकालना हो, यहां से मुझे मनी सप्लाई निकालना हो, तो मनी सप्लाई इज इक्वल टू मनी सप्लाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, मनी मल्टीप्लायर इंटू में मॉनेटरी बेस, मनी मल्टीप्लायर इंटू में मॉनेटरी बेस। अच्छा, मनी मल्टीप्लायर अभी हम लोगों ने निकाला था ना, अभी क्या निकाला है, सी आर प्लस में 1 होल अपॉन में सी आर प्लस में आर आर। सी आर करेंसी डिपॉजिट रेशियो, आर आर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ये हो गया मनी मल्टीप्लायर इंटू में मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस, और आप क्या कह सकते हो इसको, हाई पावर्ड मनी। तो एक फॉर्मूला मनी सप्लाई का ये भी बन गया, जिसके अंदर ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बेसिकली मनी मल्टीप्लायर का काम कर रहा है। अब एक मनी सप्लाई का ये फॉर्मूला मैंने बताया आपको, और एक फॉर्मूला अभी यहां पे ये लिखवाया था मनी सप्लाई का, ठीक है ना, और जिसमें ये भी मॉनेटरी बेस था और मल्टीप्लायर होता मनी मल्टीप्लायर ना, वहां पे भी मॉनेटरी बेस से मल्टीप्लाई हो रहा था मनी मल्टीप्लायर, और यहां पे भी मॉनेटरी बेस से ही मल्टीप्लाई हो रहा है मनी मल्टीप्लायर, लेकिन दोनों में टर्म अलग अलग है। अब कौन सा फॉर्मूला यूज करें, दोनों ही फॉर्मूला आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन में रिजर्व डिपॉजिट ऐसे करके लिखा हुआ है, तो आप वो वाला अभी जो मैंने पढ़ा है वो फॉर्मूला यूज कर लेना, और क्वेश्चन में अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मनी सप्लाई का कितना लोग करेंसी के फॉर्म में रख रहे हैं, कितना बैंक डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना रिजर्व है, सब गिवन होगा, मतलब सी की वैल्यू गिवन होगी, क्यू की वैल्यू गिवन होगी, और 1 माइनस सी इज नथिंग बट जो बैंक में रखेंगे, तो सब गिवन होगा, तो आप ये फॉर्मूला लगा दो। तो जहां पे जो फॉर्मूला आपको सही लगे वो पुट कर देना। मैं क्वेश्चन करवाता हूं, देखो समझ में आपको आ जाएगा। यहां तक अगर आपने समझ लिया इस चीज को, कंसेप्ट को, तो अब हम इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन में कितना जान है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में बोला आपको रिजर्व मतलब आर 500 गिवन है। इसके बाद बोला डिपॉजिट, डिपॉजिट आपके पास कहने का मतलब डी, जो कि 4000 गिवन है। इसके बाद करेंसी जो कि सी कितना गिवन है, 2500 गिवन है। आपको बोला द साइज ऑफ मॉनेटरी बेस, बताओ कि मॉनेटरी बेस क्या होगा, पहला पार्ट में साइज ऑफ मॉनेटरी बेस। तो मॉनेटरी बेस क्या होता है, मॉनेटरी बेस होता है करेंसी प्लस में रिजर्व। करेंसी कितना है 2500, रिजर्व कितना है 500, आंसर कितना आएगा 3000। चुटकियों में आंसर निकल गया। दूसरे पार्ट में बोला आपको मनी मल्टीप्लायर, बताओ कि मनी मल्टीप्लायर क्या होगा। ठीक है, मनी मल्टीप्लायर बता देते हैं हम लोग। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर मतलब एम, जो कि हमने अभी क्या देखा था, सी आर प्लस में 1 अपॉन में सी आर प्लस में आर आर, ये होगा ना, सी आर अपॉन में सी आर प्लस में 1 सी आर प्लस में आर आर। तो सी आर क्या था, सी आर था सी बाई डी प्लस 1, तो सी बाई डी प्लस आर आर क्या था, आर बाई डी। तो क्या हम लोग यहां से ये सारे टर्म निकाल सकते हैं, बोलो सी बाई डी निकाल लो एक बार, फिर आर बाई डी निकाल लो, इसी को तो पुट करना है। सी बाई डी कैसे निकलेगा, करेंसी है 2500, डिवाइडेड कर लो डी से 4000, तो ये आपके पास आ गया 0.625। कर ले दोबारा से, करेंसी अपॉन में डिपॉजिट, सी बाई डी, ठीक है, तो सी है 2500 डिवाइडेड बाई 4000, ठीक है, 0.625, ये आ गया 0.625। उसके बाद आर अपॉन में डी क्या है, आर अपॉन में डी अगर निकालना हो तो आर, ठीक है, 500 डिवाइडेड बाई डी 4000,
0.125 आ गया, 0.125 आ गया, यहाँ पे पुट कर दो c बाई डी 0.625 प्लस में 1, और ये आ गया 0.625 प्लस में 0.125। इसको सॉल्व करोगे आपके पास तो 0.625 तो 0.75, ओके। ऊपर आ जाएगा 1.675 और नीचे आएगा 0.75, तो 1.675 डिवाइडेड बाय 0.75 जो आपके पास आंसर देगा वो देगा बेसिकली 2.23। तो इस तरीके से आप मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। मनी मल्टीप्लायर निकालने का था ना ये, तो ये है आपके पास मनी मल्टीप्लायर। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये आपके पास मनी मल्टीप्लायर है, सी आर प्लस में 1, सी आर प्लस में आर प्लस आर। ओके, चलिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मुझे मनी मल्टीप्लायर इस फॉर्मूला से निकालना होता, लेट अस सपोज जिस फॉर्मूला से निकालना होता, यहाँ पे मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो कोई बच्चों को ये याद है कि सर आपने मनी मल्टीप्लायर मुझे बताया था 1 में सी प्लस में क्यू इंटू में 1 माइनस सी। ठीक है, चलो। ये जो Q है, ये बेसिकली Q और थीटा जो भी बोलो, ये बेसिकली क्या है? रिजर्व डिपॉजिट रेशियो ही है। Q इज नथिंग बट R अपॉन में D, तो R अपॉन में D हमने निकाला है क्या? 0.125। ओके, अच्छा, ये जो C है, अभी जो C बताया, C क्या है कि मनी सप्लाई का कितना आप अपने पास रख रहे हो करेंसी के फॉर्म में। मनी सप्लाई का कितना आप करेंसी के फॉर्म में अपने पास रख रहे हो। ओके, तो कहने का मतलब C इज नथिंग बट करेंसी अपॉन में मनी सप्लाई, एम स्टैंड्स फॉर मनी सप्लाई। ठीक है, इज नथिंग बट स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है। कैपिटल सी को ना मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख देता हूँ जिससे अच्छे समझ में। कैपिटल सी है, ये बेसिकली करेंसी है अपॉन में मनी सप्लाई, कि टोटल मनी सप्लाई का कितना आप करेंसी अपने पास रख रहे हो। जैसे मैंने बोला ना, 1000 अगर करेंसी 1000 का मनी सप्लाई है तो 400 अपने पास रख रहे हो, तो 400 अपॉन में 1000 40% आएगा इस तरीके से। तो ये सी आ गया। ओके, तो अब आगे थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान से देखो। और ये मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है करेंसी प्लस में डिपॉजिट। इतना बात आप सभी को पता है ना, करेंसी प्लस में डिपॉजिट। तो आगे चले, तो यहां से बेसिकली क्या हम लिख सकते हैं कि सी अपॉन में एम, ठीक है, और करेंसी। तो आप इसको इस तरीके से लिख लो, जैसे कि, ठीक है, तो इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मुझे स्मॉल सी निकालना पड़ेगा ना इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए। स्मॉल सी निकालने के लिए तो करेंसी की जगह पे करेंसी रखते हैं, और मनी सप्लाई की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला पुट कर देते हैं मनी सप्लाई का, करेंसी प्लस में डिपॉजिट इज इक्वल टू स्मॉल सी। इतनी बात आप सभी को पता है। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि इसमें ना, इस वाले मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऊपर भी डी से डिवाइड कर देते हैं और नीचे भी डी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ऊपर जब मैं इसको ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, ऊपर जब डी से डिवाइड करोगे तो सी बाई डी आ जाएगा, नीचे भी करोगे डी से डिवाइड तो सी बाई डी प्लस में डी बाई डी आ जाएगा 1। ये भी बेसिकली सी के ही बराबर है ना, मैंने लेफ्ट साइड में ऊपर नीचे डी डी से मल्टीप्लाई कर दिया तो बात तो बराबर ही है। चलिए, तो सी बाई डी नथिंग बट, सी बाई डी अभी हम लोगों ने निकाला था 0.625 है ना, तो 0.625 होल अपॉन में सी बाई डी 0.625 प्लस में 1 इज इक्वल टू स्मॉल सी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.625 को डिवाइड कर दो 1.625 से, तो ये आएगा 0.3846। तो आपके पास जो सी आ रहा है वो आ रहा है 0.3846। तो आपने ये निकाला स्मॉल सी की वैल्यू। ओके, तो अब जो आपने फॉर्मूला लिखा था उस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करते हैं, मतलब मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन में स्मॉल सी प्लस में क्यू 1 माइनस स्मॉल सी। तो 1 अपॉन में स्मॉल सी क्या निकाला हम लोगों ने, 0.3846 ना, तो 0.3846 प्लस में क्यू, क्यू इज नथिंग बट आर अपॉन में डी, तो आर अपॉन में डी था 0.125 ना, तो क्यू तो हमारे पास गिवन है, यही था ना, 0.125 था। ठीक है, हाँ, तो 0.125, 0.125, हाँ 0.125।
और 1 माइनस में 0.3846। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, फिर 1 से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं 1 में से माइनस कर रहा हूँ 0.3846, ठीक है, तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.125 से, तो मेरे पास 0 पॉइंट इतना आ गया। इसको फिर प्लस करते हैं 0.3846 से, तो आपके पास ये बेसिकली 1 अपॉन में 0.461525 आ गया। तो 1 डिवाइडेड बाय 0.461525 जब करोगे तो ये बेसिकली आपके पास आएगा 2.166। मतलब इसी के अप्रॉक्स आएगा। कहीं पे हम लोगों ने कुछ मतलब ज़्यादा नंबर रख लिया होगा, जैसे कि अगर मैं नॉर्मली 1 माइनस में सब कुछ सही तो किया है ना, कैलकुलेशन एक बार देख ले। ओके, तो मैंने जब अभी चेक किया तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। 1 प्लस में 0.625 जो है ये बेसिकली क्या आएगा 1.625 आ जाएगा, ठीक है। और जब आप 1.625 डिवाइडेड बाय 0.75 करोगे तो ये 2.166 ही आएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब मेरा ये था कि आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि ये टर्म यहाँ से मनी मल्टीप्लायर, इस फॉर्मूला से मनी मल्टीप्लायर निकालो या फिर इस फॉर्मूला से मनी मल्टीप्लायर निकालो, दोनों ही बराबर ही आएंगे, सेम ही आएंगे। तो वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया जिसमें आराम से लग जाए, ठीक है। चलिए, तो 2.166 आ गया। अच्छा, इसको और हम लोग पता है इस चीज को ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली। जैसे मुझे मनी मल्टीप्लायर चाहिए था ना, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मॉनेटरी मनी सप्लाई, मनी सप्लाई मतलब सी प्लस डी अपॉन में मॉनेटरी बेस, मॉनेटरी बेस मतलब सी प्लस आर। तो सी प्लस डी इज नथिंग बट 4000 और 2500, 6500 आ जाएगा ना। और सी प्लस आर इज नथिंग बट 3000 ना। तो इसको भी तुम सॉल्व करो। 6500 और डिवाइडेड बाय 3000, ये भी 2.166 आएगा, 2.166 ही आ रहा होगा। तो क्वेश्चन में सी डी आर दे रखा हो तो आराम से ऐसे निकालो, क्वेश्चन में सी आर 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 दे रखा हो तो इस तरीके से निकालो, क्वेश्चन में स्मॉल सी अलग और क्यू की वैल्यू अलग, ये सब अलग दे रखा हो तो आप वो मनी मल्टीप्लायर का यूज कर लो। तो मतलब आपकी मर्जी है कि सिंपल तरीके से आप किस तरीके से आप आंसर देना चाहते हो, जितना कम टाइम में आप आंसर दे दो। ओके, चलिए, तो यहां से इस चीज का हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या बोला है आपको। थर्ड पार्ट में बोला कि given the above value fill the assets and liability in the central bank balance sheet and bank balance sheet। कहने का मतलब ये है कि जो भी गिवन वैल्यू है, हालांकि डेफिनेटली इतनी वैल्यू से कभी भी टैली तो नहीं होगा बैलेंस शीट, बट ये जो गिवन वैल्यू दे रखा है इसको हम लोग सेंट्रल बैंक के अकाउंट में, मतलब सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट में और नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक के बैलेंस शीट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेसिकली सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का बैलेंस शीट। ओके, और यहाँ मैं लिखता हूँ कॉमर्शियल बैंक को, नॉर्मली बैंक लिखा है तो बैंक अकाउंट, ठीक, सेंट्रल बैंक अकाउंट, ये अकाउंट। चलो, ये रहा। पहले टी साइज का बैलेंस शीट बना ले दोनों तरफ। ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड, ये लायबिलिटी साइड और ये एसेट साइड। आपको याद हो लायबिलिटी साइड में सेंट्रल बैंक के अंदर क्या सब आता था, एक तो करेंसी आता था और एक रिजर्व आता था, ठीक है। करेंसी यहाँ 2500 है, रिजर्व यहाँ 500 है ना, रिजर्व यहाँ 500 है। तो इसका जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पे 3000 आएगा ना, टोटल 3000 आएगा। तो बेसिकली मैं बैलेंस नहीं लिख रहा हूँ, बस 3000 लिख रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली इस तरीके से। इसके क्रॉसपॉन्ड में एसेट के फॉर्म में बॉन्ड्स चलता था, जो सेंट्रल बैंक करेंसी इश्यू करेगी उसके बदले में बॉन्ड्स तो लेगी ना सरकार से। तो बॉन्ड्स कितने का होगा, 3000 का। तो जो भी गिवन इंफॉर्मेशन था उससे सेंट्रल बैंक अकाउंट में इस तरीके से हम लोग एसेट एंड लायबिलिटी में ट्रांजैक्शन को एंटर करेंगे। बैंक अकाउंट में अगर देखते हैं तो बैंक अकाउंट में इधर डिपॉजिट था, अगर आपको याद हो, और इधर हम लोग लिखते थे कैश और नीचे आता था रिजर्व। डिपॉजिट कितने का है, 4000 का, रिजर्व कितने का है 500 का, कैश कितने का होगा 3500 का।
तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट एंड सेंट्रल बैंक अकाउंट को लिख सकते हो जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है बस। ओके, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन भी हो चुका है। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला कि सपोज द रेशियो ऑफ करेंसी टू चेकेबल डिपॉजिट इज 0.25। ओके, द रेशियो द रिजर्व रेशियो इज 0.25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मनी मल्टीप्लायर? मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आपको बोला है। गिवन क्या क्या दे रखा है देखो, 0.25 0.25 दोनों दे रखा था ना। क्वेश्चन में गिवन आपको दे रखा है जो सीआर है, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, ये भी 0.25 दे रखा है। करेंसी डिपॉजिट रेशियो को चेकेबल डिपॉजिट रेशियो भी बोलते हैं। और जो रिजर्व रेशियो आरआर दे रखा है वो भी आपको 0.25 ही दे रखा है। आपको बोला मनी मल्टीप्लायर बताओ, यही पूछा था ना क्वेश्चन में। करेंसी टू चेकेबल डिपॉजिट रेशियो, करेंसी डिपॉजिट रेशियो बोल सकते 0.25, रिजर्व रेशियो 0.25। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? इसको ना देखो दोनों फॉर्मूला से हम लोग करेंगे, जो अभी पढ़ा है उससे भी और जो पहले पढ़ा था उससे भी। चलो देखते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर अगर निकाला जाए, मनी मल्टीप्लायर, तो मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? सी आर प्लस में 1 अपॉन में सी आर प्लस में आर आर। साफ साफ डायरेक्टली दे रखा है तो आराम से पुट करेंगे। 0.25 प्लस में 1 अपॉन में 0.25 प्लस में 0.25। ठीक है, तो 1.25 अपॉन में 0.5, तो 1.25 अपॉन में 0.5 कर ले। 1.25 डिवाइडेड बाय 0.5, तो 2.5 आ रहा है, मतलब मनी मल्टीप्लायर 2.5 आएगा। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है। दूसरा मेथड करते हैं। दूसरा मेथड में मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन में सी प्लस में टीटा और यू कैन से क्यू 1 माइनस में सी, वेयर क्यू इज नथिंग बट दिस। क्यू को ही हम लोग आर बाई डी बोलते हैं जो कि 0.25 गिवन है हमारे क्वेश्चन में। लेकिन सी कैसे निकालेंगे? सी का बेसिकली मतलब क्या होता है, सी पहले यहां फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो सी कैसे निकालेंगे? सी का बेसिकली मतलब होता है कि कितना करेंसी आप यूज कर रहे हो आपके गिवन मनी सप्लाई में। ठीक है, दोबारा से मैं सी निकाल के दिखा रहा हूं, मे बी बहुत अच्छे से फिर आ जाए आपको। ओके, तो कहने का मतलब सी स्मॉल सी अलग है, ये करेंसी अलग है। तो करेंसी अपॉन में ये मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को सी प्लस डी, करेंसी प्लस में डिपॉजिट लिख सकते हैं। तो स्मॉल सी इज इक्वल टू ऊपर नीचे डी से डिवाइड कर दो तो सी बाई डी, यहाँ पे भी आ जाएगा सी बाई डी प्लस में 1। इसको सॉल्व करो, सी इज इक्वल टू सी बाई डी की वैल्यू गिवन है। ये जो सी आर है ये क्या है? सी बाई डी ही तो है ना, करेंसी डिपॉजिट रेशियो, जो कि 0.25 गिवन है। 0.25 गिवन है तो 0.25 अपॉन में 0.25 प्लस में 1, तो ये बेसिकली 0.25 अपॉन में 1.25 आ जाएगा। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25, ये जो आ रहा है, एक सेकेंड कैलकुलेटर, आई थिंक सो ये 12, मैं सॉल्व ही कर लेता हूँ, कैलकुलेटर थोड़ा सा मिस्टेक चल रहा है। ये पॉइंट कट गया, तो ये बेसिकली 1/5, 25 पंच 125, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 0.2 आ गया। अब पुट करें 1 अपॉन में 0.2 प्लस में क्यू की वैल्यू 0.25 है और ये आ गया 1 माइनस में 0.2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 1 अपॉन में 0.2 प्लस में 0.25 इंटू में 0.8, तो 8 टू द 16 और 8 पंचे वाले, ठीक है। तो 1 अपॉन में 0 पॉइंट और देखते हैं 0.8 इंटू में 0.25, ये आता है 0.2। ठीक है, 0.2 प्लस में 0.2, तो 1 अपॉन में 0.4 आ जाएगा विच इज नथिंग बट 2.5। तो ये पहले भी 2.5 आया था और अब भी 2.5 आया था। तो समझ में आ गया ना कि मनी मल्टीप्लायर आप आराम से किसी भी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। सिंस मेरे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये सारे चीज़ें, मतलब ये सारे के सारे टर्म गिवन थे, मतलब सी आर गिवन था, आर आर गिवन था, तो मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट किया और आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये जो क्वेश्चन पूरा का पूरा आपसे पूछा गया, आई थिंक
ये बेसिकली ऊपर था 3 मार्क्स का, ये टोटल 7 मार्क्स का, 7 3 10 हो गया, और ये भी मान लो 2 मार्क्स में पूछा गया तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको अब मनी मल्टीप्लायर से रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन आए तो आराम से बना सकते हो बाय यूजिंग दोनों में से कोई भी एक मेथड। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से तो ये सिंपल सब है। आपको बोला अगर आपने मेरी दो जो मैंने यूनिट नंबर 4 की न्यूमेरिकल वाली वीडियो प्रोवाइड कर रखी है वो दो आपने देख ली है तो अब ये सब क्वेश्चन आपको बहुत आराम से हो जाएगा। तो अज्यूम द आईएसएलएम मॉडल, आपके पास प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, टैक्सेस दे रखा है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, मनी मार्केट में मनी डिमांड, ये सब चीज दे रखा है। तो चलो एक बार जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लिया जाए। तो क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो आपके पास जो कंजम्पशन फंक्शन है वो है 100 प्लस में 3/5 इंटू में YD। इसके बाद टैक्स रेट जो गिवन है T इज इक्वल टू 1/6Y। और इसके बाद जो आपके पास इन्वेस्टमेंट गिवन है वो इन्वेस्टमेंट क्या दे रहा है 210 माइनस में 10I। और इसके बाद गवर्नमेंट परचेज, जो गवर्नमेंट परचेज मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है वो 200 दे रखा है। इसके बाद जो नेट एक्सपोर्ट दे रखा है वो दे रखा है बेसिकली -10 का। मनी डिमांड, जो मनी डिमांड आपको दे रखा है वो दे रखा है 1/4Y माइनस में 5I, माइनस में 5I। एंड नॉमिनल मनी सप्लाई आपको दे रखा है 300 का। और प्राइस दे रखा है आपको 2 का। बता रखा है वाई डिस्पोजेबल इनकम है, वाई मेरा इनकम है, आई इंटरेस्ट रेट, वो तो सबको पता है यार। तो हम लोग को बोला पहले में डिराइव द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन और मनी डिमांड, मनी डिमांड और कंजम्पशन की वैल्यू निकालो। तो मनी डिमांड कंजम्पशन की वैल्यू निकालने के लिए पहले मुझे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, मैं नॉर्मली ना पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं बस आपको हिंट देता हूँ। पहले हम लोग IS की इक्वेशन निकालेंगे जो कि होगा y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। सिंस यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट भी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो कहने का मतलब ये ओपन इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो प्लस में एक नेट एक्सपोर्ट भी आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी कितना है 100 प्लस में 3/5। अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम को चेंज कर लो, मतलब इनकम में बदल लो, तो इनकम में से माइनस कर दो जो प्रपोर्शनेट टैक्सेस है जो कि 1/6Y है। ओके, इसके बाद ट्रांसफर तो गिवन है नहीं और ना ही लमसम टैक्स गिवन है, तो बस हो गया, इतना ही करना है इसमें। प्लस में अगर ट्रांसफर होता तो ट्रांसफर को प्लस करते, लमसम टैक्स होता तो उसको माइनस करते। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट है दे रखा है वो है 210 माइनस में 10I। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है 200 का, और नेट एक्सपोर्ट दे रखा है -10 का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। तो y इज इक्वल टू देखोगे ये 100 210 200 और -10, तो बेसिकली ये 500 आ जाएगा। प्लस में ये आ जाएगा 3/5 और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस में 1/6 इंटू में 2 आ जाएगा, सॉरी 1/6 इंटू में y, और माइनस में आ जाएगा 10I। ओके, अब सॉल्व कर लोगे इसको, क्या मैं कर दूं यार। y इज इक्वल टू 500 प्लस में 3/5 होल अपॉन में, अच्छा 6 को नीचे रखते हैं तो यहाँ बेसिकली 5y आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा 10I। तो यहाँ से 3 2 6 आप काट सकते हो और 5 5 इधर से कट जाएगा, तो y इज इक्वल टू फाइनली बचेगा 500 प्लस में 1/2 इज नथिंग बट 0.5 इंटू में y माइनस में 10I। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए तो इसको इस तरफ लेके आएंगे राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो 0.5y इज इक्वल टू 500 माइनस में 10I। तो कहने का मतलब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 आएगा 1/2, तो 2 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 500 माइनस में 10I। ओके, तो y इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस में 20I। हालांकि इसमें नेट एक्सपोर्ट दे रखा था इसलिए मैंने पूरा का पूरा सॉल्व किया, अदरवाइज आप 2 वीडियो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। ये IS की इक्वेशन आ गई। सिमिलरली आप LM का भी निकाल सकते हो इक्वेशन। LM कैसे निकलेगा, LM का इक्वेशन निकलेगा M अपॉन में P इज इक्वल टू मनी डिमांड क्या है 1/4Y
माइनस में 5i, m अपॉन में की p क्या आ जाएगा 300 अपॉन में 2, तो 150 आ जाएगा ना, तो 150 इज इक्वल टू 1/4 y माइनस में 5i, तो 1/4 y को इस तरफ ले लो, 1/4 y इज इक्वल टू क्या बचेगा 150 प्लस में 5i, इस तरीके से आगे सॉल्व करोगे तो y इज इक्वल टू ये 4 उस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 600 प्लस में 20i, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया इक्वेशन ऑफ lm, इक्वेशन ऑफ lm आ गया। अब इसको आप ISLM को सॉल्व कर लो, ISLM को सॉल्व कर लो तो IS से क्या आया था, आई थिंक 1000 माइनस में 10i आया था, क्या देख ले एक बार, 20 आया था, 1000 माइनस में 20 आया था, माइनस में 20i आया था, और यहाँ से क्या आया 600 प्लस में 20i आया। ओके, तो बेसिकली 40i इज इक्वल टू 400 आ गया एंड i इज इक्वल टू 10% आ गया, तो इंटरेस्ट रेट आपके पास आ गया है 10% का। इनकम निकाल लो, इनकम मान लो 10% को ना LM के इक्वेशन में पुट कर दो, तो 600 प्लस में 20 इंटू में 10 इंटरेस्ट रेट की जगह पे, तो जो इनकम आ जाएगा वो आ जाएगा 800 का, तो ये आपके पास साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ गया। अब निकाल लो कंजम्पशन और मनी डिमांड जो आपसे पूछा था, तो यहां से देख ले कंजम्पशन क्या निकलेगा, तो कंजम्पशन विल बी 100 प्लस में 3/5, और इन डिस्पोजेबल इनकम को पहले ब्रेक करना पड़ेगा, y माइनस में 1/6y ना, इस तरीके से। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 100 प्लस में 3/5 और इसके अंदर 800, इनकम तो 800 निकाला है ना हम लोगों ने, 1/6 इंटू में 800, तो इसको और अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 100 प्लस में 3/5, और ये अगर एलसीएम लेते हैं 6 का तो यहाँ ऊपर में 4800 माइनस में 800, तो C बराबर आ जाएगा 100 प्लस 3/5, और 4800 में 800 गया तो 4000 अपॉन में 6, तो 3 2 जा 6, 5 8 जा 40 मतलब 800 एंड 2 4 जा 800, तो बेसिकली आपके पास 5 8 40 और 2 चौके 8, ठीक है 500 मतलब 500 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, 500 का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है। मनी डिमांड आपको अगर निकालना हो तो मनी डिमांड यहां से निकल जाएगा, जो मनी डिमांड होगा बेसिकली वो हो जाएगा आपके पास 1/4 इनकम का 800 माइनस में 5 इंटरेस्ट रेट का 10, तो मनी डिमांड आ जाएगा बेसिकली 200 माइनस में 4 2 जा 8 है ना 50, तो 150 आ जाएगा मनी डिमांड। तो मनी डिमांड एंड कंजम्पशन जो पहले पार्ट में पूछा था वो बहुत ही आराम से निकल चुका है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए अब दूसरे पार्ट के क्वेश्चन में क्या बोला कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी क्राउडेड आउट इफ द गवर्नमेंट इंक्रीजेज इट परचेज बाय 100, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 से बढ़ जाए तो क्राउडिंग आउट कितना होगा। डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और उसके बदले इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मार्केट से बाहर आता है उसी को तो क्राउडिंग आउट बोलते हैं ना। तो इसके लिए ना पहले अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल ले कि अभी इन्वेस्टमेंट कितना है, तब तो पता चलेगा कि पहले इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो जब आप अभी इन्वेस्टमेंट निकालोगे ना यहाँ से, तो अभी फिलहाल में इन्वेस्टमेंट नॉर्मली जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली अब जब 200 ही है, तो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास 210 माइनस में 10 इंटू में आई इंटरेस्ट रेट 10% आया ना, तो 10 इंटू में 10, तो बेसिकली अभी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली 10 नहीं 110 का, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट 110 का है। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जब 100 से एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है तो क्या होगा। एक बात बताओ, गवर्नमेंट अगर 100 से एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो आईएस शिफ्ट करेगा राइट वार्ड, और आईएस जो शिफ्ट करेगा राइट वार्ड उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इनकम में चेंज आएगा ना। तो चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये कौन सा इनकम है, ये बेसिकली मैं आईएस वाले इनकम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आईएस में ही चेंज आएगा ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ने से, एलएम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं पहले आईएस का चेंज निकालना चाहता हूँ, और ये होता है बेसिकली अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार, बोलो हाँ, इतनी बात समझ में आया ना, सॉरी अल्फा जी,
एक सेकंड, ये होता है अल्फा जी। तो यहां से जब हम चेंज इन वाई निकालेंगे, चेंज इन वाई निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार। तो चेंज इन वाई हमें पहले निकालना पड़ेगा, तो अल्फा जी पहले फाइंड आउट कर ले, और चेंज इन जी बार मुझे पता है कि 100 से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। अल्फा जी क्या होता है, अल्फा जी होता है 1/(1-c)(1-टैक्स रेट)। तो कहने का मतलब 1/(1-c)(, और टैक्स रेट देख ले, सी प्राइम था आई थिंक सो, क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ सी प्राइम था, और ऊपर थोड़ा सा, सी प्राइम है 3/5 और टैक्स रेट है 1/6, 3/5 एंड 1/6। तो यहां सॉल्व कर रहे हैं तो सी प्राइम है 3/5 और टैक्स रेट है 1-1/6। तो कहने का मतलब ये है बेसिकली, इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/(1-3/5) और ये आ जाएगा बेसिकली 5/6। तो 5 कट जाएगा, 3 2 जा 6, तो 1/2 इज नथिंग बट 0.5। तो यहाँ बेसिकली बचेगा 1/(1-0.5) विच इज नथिंग बट 1/(0.5) जो कि 2 आएगा। तो अल्फा जी की वैल्यू 2 आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो इनकम में चेंज आएगा वो आएगा 200 का। तो एक बात बताओ, इनकम में चेंज आएगा 200 का, मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तो आईएस शिफ्ट करेगा। आईएस शिफ्ट करेगा कहने का मतलब आईएस के इक्वेशन में ए बार में चेंज आएगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या, एक ऑटोनोमस कंपोनेंट है, वो ए बार के अंदर ही होता होगा। तो कहने का मतलब जो आईएस का इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे अब जो नया आईएस का इक्वेशन निकलेगा वाई स्टार, वो कैसे निकलेगा, वो इस 1000 ऑटोनोमस में 200 से बढ़ जाएगा क्योंकि चेंज इन इनकम 200 आया है, तो ये आएगा 1200 और माइनस में 20 आई, माइनस में 20 आई, तो ये आ जाएगा ये। अब नया वाई स्टार जो आईएस आया, नया आईएस, और एलएम, तो एलएम में कोई चेंज आएगा ही नहीं, एलएम प्रीवियस वाला ही रहेगा, ये वाला 600 प्लस में 20 आई। तो न्यू आईएस और पुराना वाला एलएम को इक्वेट करके निकालते हैं। तो न्यू आईएस है हमारे पास 1200 माइनस में 20 आई, पुराना वाला एलएम ओल्ड एलएम था बेसिकली 600 प्लस में 20 आई। तो कहने का मतलब इंटरेस्ट रेट जो होगा बेसिकली 40 आई इज इक्वल टू 600। तो आई जो बेसिकली आपके पास आएगा वो आएगा आई थिंक 15। तो इंटरेस्ट रेट आ गया 15%। तो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो अब इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, न्यू इन्वेस्टमेंट, पुराना इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने निकाला था 110 का ना, तो न्यू इन्वेस्टमेंट को हम लोग ब्लैक मार्कर से निकालते हैं, ब्लैक पेन से। तो न्यू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्या था 210 माइनस में 10 इंटू में आई ना, तो 10 इंटू में आई, इस बार इंटरेस्ट रेट है 15 का, तो इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 210 माइनस में 150, तो इन्वेस्टमेंट इस बार आ गया 60 का। तो कहने का मतलब जो न्यू इन्वेस्टमेंट आपके पास आया है वो आया है 60 का। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था 110, न्यू इन्वेस्टमेंट कितना है 50 का, तो क्राउडिंग आउट कितना हो जाएगा 50 रुपए का। देखो क्राउडिंग आउट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसा नहीं बता देना बेसिकली इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चेंज आया है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से। तो पहले इन्वेस्टमेंट था 110, अब आ गया 60, तो जो ये चेंज इन 50 आया है ना बेसिकली, अब ये 50 का क्राउडिंग आउट है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बनाने से जो इन्वेस्टमेंट में चेंज आया। तो इस तरीके से आप क्राउडिंग आउट निकाल सकते हो, 50 का क्राउडिंग आउट है क्योंकि 50 से इन्वेस्टमेंट कम हो चुका है। जिसको ये अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार वाला फॉर्मूला याद हो वो तो डायरेक्टली पुट करके निकाल लेगा। अब जिसको याद ना हो तो क्या करेंगे, तो आप क्या करोगे, सिंपली जो यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 था ना, इसको बढ़ा के 200 से फिर 300 कर दोगे क्योंकि 100 से बढ़ गया ना, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 300 करोगे, फिर नया आईएस निकालना अलग, फिर एलएम निकालना, दोनों को इक्वेट करना, तो भी आपके पास वही सेम आएगा। और जिसको फॉर्मूला पता वो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेगा। तो इस तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। वैसे आप वो 2 वीडियोस देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वाला टॉपिक। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको 2016 में जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरीके का है। आपको एग्रीगेट डिमांड, बेसिकली ये एई लिखा होना चाहिए बट एडी लिखा हुआ है, ये आपको दे रखा है, मतलब ये आईएस की इक्वेशन आपको डायरेक्टली दे रखा है, ये आईएस की इक्वेशन है।
y बराबर ए ही तो आई एस की इक्वेशन होती है ना, y बराबर सी, वन सेकेंड, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स। तो y बराबर, इसको हम लोग एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं ना, y बराबर ए ही तो आई एस होता है, y बराबर ए ही, तो सिंस ए ही को इन्होंने ए डी लिख दिया है, कई कई बुक में यहाँ पे ए डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो y इज इक्वल टू ए डी क्या दे रखा है आपको 300 प्लस में 4/5y माइनस में 20i। ठीक है, अब 4/5y को इस तरफ ले आओ, तो y माइनस में 4/5y इज इक्वल टू 300 माइनस में 20i, तो 5y, ओके, तो 5 में से 4 गया, ठीक है। y इज इक्वल टू, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500 माइनस में 100i, ये बेसिकली क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ आई एस, इक्वेशन ऑफ आई एस। ठीक है, मनी डिमांड आपको इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, मनी डिमांड पता है क्या दे रखा है, एम डी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 1/3y माइनस में 50i। आई होप आपको विजिबल ना हो तो बट मैंने लिख दिया, ठीक है। और रियल मनी सप्लाई दे रखा है 200, तो एल एम कैसे निकालोगे, 200 इज इक्वल टू 1/3y माइनस में 50i। यहां से आप y के फॉर्म में एक एल एम निकाल लेना, मैं बस हिंट दे रहा हूं क्योंकि अगर आपने वो 2 वीडियोस देख लिए पहली वाली तो आराम से आप कर सकते हो। अब ISLM को इक्वेट करना तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाएगा, इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद बोला कि व्हाट शुड बी द मनी सप्लाई इंक्रीजेस बाय द सेंट्रल बैंक इफ द गवर्नमेंट, इफ इट्स गोल, मैं बड़ा थोड़ा सा कर देता हूं, ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है आप लिख लेना अपने नोट में क्वेश्चन। बोला कि व्हाट शुड बी द मनी सप्लाई इंक्रीजेज बाय द सेंट्रल बैंक इफ इट्स गोल इज टू कीप इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट आफ्टर गवर्नमेंट परचेज इंक्रीज्ड बाय 100। अगर गवर्नमेंट परचेज, अगर मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 100 से बढ़ जाता है तो सेंट्रल बैंक के द्वारा कितना मनी सप्लाई बढ़ाया जाए जिससे कि इंटरेस्ट रेट सेम रहे। तो मैंने जो 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड की हुई थी न्यूमेरिकल की, उसमें मैंने बताया था कि इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा तो आईएस में शिफ्ट लगेगा, किस मैग्नीट्यूड से, तो अल्फा जी इंटू में चेंज इन जी बार से। ठीक है, और जब मनी सप्लाई बढ़ाएगी सेंट्रल बैंक तो एलएम में शिफ्ट लगेगा, किस मैग्नीट्यूड से, तो 1/k इंटू में चेंज इन एम अपॉन में पी। तो जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए आईएस का शिफ्ट में और जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए एलएम का शिफ्ट में, वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर वो दोनों इक्वल होता है तो इंटरेस्ट रेट विल रिमेन सेम। इस तरीके के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने उसमें करा रखा है, तो आप वहां से देखो, आराम से हो जाएगा। फिर भी किसी को दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, अंडरस्टूड। चल, तो यहां से बेसिकली आप जो है आपका 2016 का जो पेपर था वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है और मैंने बहुत कुछ नए नए टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ाया कि मनी मल्टीप्लायर कैसे निकालते हैं, उसमें मॉनेटरी बेस क्या है, मनी सप्लाई क्या है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, पेपर में बहुत अच्छे से काम आएगा आपको। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।